ओके पीपल, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन तो हमने देखा भाई साहब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, ठीक है, और रीजनरेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। रीजनरेशन किस में होता है, प्लैटीहेलमिन्थेस, जिसमें हम प्लेनेरिया बोलते हैं जिसको, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, स्पायरोगायरा, ओके। और आपके क्या कहते हैं, बडिंग का ईस्ट, बडिंग का ईस्ट एग्जाम्पल हो गया। और क्या था भाई साहब आपका, हाँ, बाइनरी फिजन किसका हो जाएगा, अमोइबा। मल्टीपल फिजन अमोइबा, ठीक है। बाइनरी फिजन में भी हमने क्या देखा कि भाई साहब एक होता है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन में फिजन और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल फिजन, ठीक है, मेरिडियन फिजन, ठीक है। तो आपका अमोइबा का जो फिजन होता है बाइनरी फिजन, उसमें कोई मेरिडियन एक्सेस नहीं होता भाई साहब, कहीं से भी वो दो हो सकता है, ठीक है। पैरामोशियम में हमने देखा कि आपका जो फिजन होगा वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल फिजन होगा, इट विल बी अ लॉन्गिट्यूडनल फिजन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब आगे हम बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल, ठीक है, असेक्सुअल मतलब ओनली सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। सेक्सुअल मतलब क्या हो जाएगा, सेक्सुअल मतलब हो जाएगा भाई साहब टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, डॉग्स, ह्यूमन, प्लांट्स, बर्ड्स, ठीक है। सो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, वन मेल एंड द अदर फीमेल। रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल्स और गैमेट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली नोन एज जर्म सेल्स एंड गैमेट्स। ये जर्म सेल्स और गैमेट्स का बेसिकली क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। सो देयर इज अ फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स एंड गैमेट्स बिकॉज ऑफ विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो मेल गैमेट इज बेसिकली द स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज बेसिकली द ओव्यूम और द ओवा, ठीक है। तो ये आपके मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। स्मॉलर, तो दिस इज बेसिकली मोटाइल, मोटाइल मतलब मूवेबल, ठीक है, दिस इज मूवेबल, ये इसको मूव करना रहता है। तो मेल स्पर्म बेसिकली मूव्स लार्जर एंड इट कंटेन्स स्टोर्ड फूड। तो यहाँ पे फीमेल एग में क्या होता है भाई साहब, फीमेल एग मोटाइल नहीं होता है, इसको हम नॉन मोटाइल बोलेंगे, ठीक है। इट डजंट हैव टू मूव, ठीक है। और इट कंटेन्स स्टोर्ड फूड, इसमें भाई साहब स्टोर्ड फूड रहता है, ठीक है, ओके। The male and the female gametes fuse together to form a unicellular zygote. So after the sexual intercourse has taken place, what will happen is the sperms will enter the female reproductive system and there will be a fusion between the male sperm and the female egg to form a zygote, ठीक है। ये zygote बनेगा basically, ठीक है। So form a unicellular zygote, ठीक है। Importance of sexual reproduction, since there is fusion of two germ cells from two different individuals, variations are produced, ठीक है। तो आपका भाई साहब वेरिएशंस हो गए, दो डिफरेंट इंडिविजुअल से जर्म सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ स्कोप ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। वेरिएशन मतलब क्या होगा, मदर के और फादर के दोनों के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, ठीक है। थ्रू द स्पर्म एंड द ओवम बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग एंड हेंस देयर विल बी वेरिएशंस। तो इसमें वेरिएशंस होंगे। वेरिएशंस गिव्स राइज टू वैरायटी एंड डाइवर्सिटी। तो वेरिएशन में काफी सारा भाई साहब वैरायटी भी होगा और डाइवर्सिटी भी होगा। इट एनेबल्स ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट एंड सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये भाई साहब ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट और सर्वाइव कर सकते हैं इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द कंप्लीट एक्सटेंशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज। तो कंप्लीट एक्सटेंशन नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज वेरिएशंस, क्योंकि देखो अगर कोई बीमारी आती है और कोई वेरिएशन स्पीशीज में नहीं होता है तो पूरा का पूरा स्पीशीज क्या हो जाएगा, वाइप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर फॉर द स्पीशीज टू सस्टेन एनी काइंड ऑफ डैमेज दे नीड टू हैव वेरिएशन। अगर वेरिएशन रहेगा तो स्पीशीज सर्वाइव कर पाएंगी, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे प्लांट्स में कैसे होता है। प्लांट्स में बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस थ्रू फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट।
तो फ्लावर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये अट्रैक्टिव होते हैं, दे हैव अ सेंट, दे हैव नेक्टर टू ड्रॉ बेसिकली इंसेक्ट्स आउट देयर, ठीक है। तो आपके वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, ठीक है। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है भाई साहब, आपका फ्लावर, ठीक है। कोई कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, कोई कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा सेक्स, मतलब या तो मेल होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें रहेंगे। यूनिसेक्सुअल मतलब ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वुड बी देयर, बाइसेक्सुअल मींस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वुड बी देयर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, तो ये होते हैं भाई साहब आपके सेपल्स, ठीक है। दीज आर नोन एज द ग्रीनिश पार्ट जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सेपल्स, ठीक है। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन एंड ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्टेड रखते हैं। बर्ड कंडीशन मतलब अभी फ्लावर निखरा नहीं है, फ्लावर अंदर है, तो इस बर्ड कंडीशन, आपने बोला ना कली बोलते हैं ना हम, कली, ठीक है, वो अभी फ्लावर हुआ नहीं है, तो बर्ड कंडीशन में इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और प्लस ये क्योंकि ये ग्रीन है तो दे विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पेटल्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, पेटल्स आर कलर्ड एंड लार्जर इन साइज एंड दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, तो ये पेटल्स क्या करेंगे भाई साहब, इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को प्रोटेक्ट करेंगे एंड दे ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ठीक है। ओके, सेपल्स एंड पेटल्स आर कॉल्ड द आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, तो सेपल्स और पेटल्स क्या होते हैं भाई साहब, आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर and is the female reproductive part, it is made up of 3 parts. Carpel is present in the center of the flower, carpel भाई साहब कहाँ पे present होगा, center of the flower and is the female reproductive part, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, female reproductive part, it is made up of 3 parts, ये 3 parts से बना हुआ है, ठीक है। ovary, the swollen bottom part, ठीक है। style, there is a middle elongated part and the stigma, ठीक है। तो pollen grains भाई साहब यहाँ पे आते हैं और चिपक जाते हैं और वो ट्रैवल होते हैं यहाँ तक, and that's how the fertilization will happen, ठीक है। तो stamen is what, the male reproductive part of the flower, ठीक है। देखो आपका फ्लावर किन किन चीजों से बना हुआ है, फ्लावर में एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक होता है एसेसरी पार्ट्स। एसेसरी पार्ट्स मतलब समझते जैसे कार है आपका, देखो कार में कुछ एसेसरी पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका डेक हो गया, ठीक है, आपने भाई साहब विंडोज जो आपका भाई साहब सीट्स वगैरह लगाया, ये सब एसेसरी पार्ट्स हैं, इनके बिना भी कार चल सकता है ना। तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव, एक्चुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं आपके, स्टेमेन एंड कार्पेल, स्टेमेन एंड कार्पेल, ठीक है। कार्पेल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। मेल इज, स्टेमेन जो है तो किससे बना होता है भाई साहब, स्टेमेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ एंथर, ये भाई साहब आपका हो गया एंथर, और क्या बना होगा भाई साहब, फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, दिस इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ये हो गया भाई साहब आपका एंथर पार्ट और ये हो गया आपका फिलामेंट पार्ट। इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। कार्पेल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये किससे बना हुआ है भाई साहब, स्टिग्मा, स्टिग्मा भाई साहब ये वाला स्टिकी पार्ट है, देन वी हैव द स्टाइल, ये वाला जो है आपका इलोंगेटेड पार्ट एंड फाइनली द ओवरी, ठीक है। अभी एसेसरी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ये किससे बने हुए हैं भाई साहब, एसेसरी पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, ठीक है, सेपल्स एंड पेटल्स, ठीक है। सेपल्स का फंक्शन मेजरली क्या है, ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन, बर्ड कंडीशन में भाई साहब ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, बर्ड कंडीशन में ये फ्लावर को क्या देंगे भाई साहब, प्रोटेक्शन, और क्या है भाई साहब, दे ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस क्रिएट करते हैं, क्योंकि फ्लावर में देखो तो ग्रीन के पिगमेंट तो यही पार्ट है भाई साहब, इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड इट विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। पेटल्स का क्या काम है भाई साहब, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ठीक है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं प्लस इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट। तो अगर हम देखेंगे एसेसरी पार्ट्स हैं ये भाई साहब, सेपल्स और पेटल्स जो हैं एसेसरी पार्ट। अगर सेपल नहीं होगा तो भाई साहब जब फ्लावर ग्रो कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, उसको फूड कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये बात है। और जब फ्लावर एक बार ग्रो कर गया है तो भी सेपल और पेटल का भाई साहब क्या फंक्शन है, टू इंश्योर दैट द मेजर पार्ट्स आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये आपके पार्ट्स जो है तो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। So carpel is present in the center of the flower and is the female reproductive part. It is made up of 3 parts. तो इनको हम बोलेंगे carpel is the female reproductive part, stamen is the male reproductive part. तो stamen किससे बना होता है, filament and anther से, ठीक है, it is made up of filament and anther. It produces
तो एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट्स विच आर ऑल्सो नोन एज, तो एंथर भाई साहब क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट्स, ठीक है, एंथर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। सो इट इज बेसिकली येलोइश इन कलर। यार नेट नहीं है, इनको भाई साहब बोल देते हैं बुक लेकर आने को। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है। सो कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर एंड इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। स्टेमेल इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो आपका एंथर और फिलामेंट तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया ये। अरे यार क्या बार बार खत्म हो रहा है। टेन 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 टेन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई साहब फ्लावर्स में कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई ना कोई एजेंट की जरूरत पड़ती है। इस एजेंट को हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। इट कैन बी विंड, इट कैन बी वाटर एंड इट कैन बी एनी अदर सोर्स एज वेल। विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एंथर। एंथर में देखो इस तरह से पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। एंथर बेसिकली प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। ये बाई लोब्ड होता है, मतलब अगर आप देखोगे इसके 2 लोब्स होते हैं, ऐसे इस तरह से 2 लोब्स होंगे, ठीक है। बाई लोब्ड ऐसे लोब्स होंगे और इन लोब्स में भाई साहब बड़े होंगे। द एंथर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स विच आर द मेल गैमेट्स, ठीक है। सो ये आपके भाई साहब एवरी पॉलन ग्रेन हैज 2 मेल गैमेट्स। तो हर एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। Every pollen grain which is produced in the anther will have 2 male gametes, ठीक है। ये बाइलोब्ड है बेसिकली, ठीक है। इनसाइड दी ओवरी अगर आप देखोगे क्या होते हैं? एग्स होते हैं, ठीक है, इनसाइड दी ओवरी। तो ये आपका भाई साहब इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके ओवरी है, ठीक है। सो दिस इज द ओव्यूल, दिस इज द ओव्यूल, दिस इज द इनसाइड द ओव्यूल देयर इज द एम्ब्रायो सैक। इसके अंदर होता है भाई साहब एम्ब्रायो सैक। एट द बॉटम ऑफ द एम्ब्रायो सैक, तो इसके एकदम नीचे होता है क्या? एग सेल which is also known as the female gamete। इसको हम बोलेंगे भाई साहब फीमेल गैमेट, ठीक है। एग सेल और फीमेल गैमेट। इन द सेंटर द एम्ब्रायो सैक देयर इज सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपके भाई साहब अलग अलग चीजें हैं इसके एम्ब्रायो सैक के अंदर। तो फ्लावर्स आपके यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी, ठीक है। द फ्लावर कंटेन्स ईदर स्टेमेंस और कार्पल्स, मतलब स्टेमेंस जो स्टेमेल, ठीक है। फ्लावर कैन कंटेन ईदर स्टेमेंस। अगर कोई फ्लावर है जो सिर्फ स्टेमेंस कंटेन कर रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर कोई फ्लावर सिर्फ स्टेमेन कंटेन कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेल फ्लावर, ठीक है। दिस इज नोन एज अ मेल फ्लावर, ठीक है। एंड अ फ्लावर विच कंटेन्स, एग्जाम्पल पपैया हो गया, वाटरमेलन हो गया, सो दीज आर मेल फ्लावर्स, ठीक है। ओके, द फ्लावर कंटेन्स बोथ स्टेमेंस एंड कार्पल्स। अगर कोई फ्लावर है जिसमें स्टेमेंस भी और कार्पल्स भी होते हैं तो उसको हम बोलेंगे भाई साहब बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल हिबिस्कस, मस्टर्ड, ये सब आपके भाई साहब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो गए, ठीक है। दीज आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। क्या है यार ये?
ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो अभी हम देखेंगे पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स आपके क्या हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, ठीक है। सो पॉलिनेशन जो होता है भाई साहब, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलन ग्रेन्स, पॉलिनेशन। सो एंथर से स्टिग्मा, अब ये सेम फ्लावर में भी हो सकता है। अगर भाई साहब आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेम फ्लावर में ही हो जाएगा। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो किसी दूसरे फ्लावर से यहां तक आएगा और इसको कैरी करेगा या तो विंड, या तो वाटर, या तो कोई पॉलिनेटिंग एजेंट लाइक इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्योंकि पॉलन ग्रेन्स ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं, वो चिपक जाते हैं और वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther to stigma is known as pollination. If this transfer occurs in the same flower or another flower of the same plant, it is known as self pollination, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? सेल्फ पॉलिनेशन। If this transfer occurs in the same flower or another flower of the same plant, अगर सेम फ्लावर में हो रहा है या एक और फ्लावर सेम प्लांट में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। If pollen is transferred from one flower to the flower of another plant of the same species, it is called as cross pollination. एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दूसरे स्पीशी के, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। Pollen is transferred from one flower to the flower of another plant, ठीक है, of the same species. एक फ्लावर और दूसरा, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलेंगे भाई साहब? बताइए। पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन हो गया आपका, ठीक है। This is self pollination, this is self pollination and this is cross pollination, ठीक है। So help me understand what is self pollination. Self pollination में भाई साहब pollen grains ट्रांसफर हो रहे हैं। pollen grains भाई साहब क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफर between the flowers of same plant, between the flowers of same plant और एक ही फ्लावर में within one flower, ठीक है। एक ही फ्लावर में ये हो रहा है, ठीक है। between the flowers of the same plant और within one flower itself, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो रहा है भाई साहब? pollen grains क्या हो रहे हैं भाई साहब? ट्रांसफर हो रहे हैं। pollen grains ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा? between the flowers of different plant of same species, ठीक है। between the flowers of different plant of a same species, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। तो समझो यहाँ पे एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है और पॉलन ग्रेन्स यहाँ से इसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। एक ही ट्री है, यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे एक फ्लावर है, पॉलन ग्रेन्स इधर से इधर जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका भाई साहब? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये एक ट्री है जिसमें एक फ्लावर है, ये दूसरा ट्री है जिसमें एक फ्लावर है, तो ये इधर से इधर जा रहा है, इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, क्लियर है? क्रॉस पॉलिनेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल आर समझ में आता, ठीक है। सो अगर आपका देखो यहां से इधर हुआ तो दिस विल बी व्हाट? पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनेशन, फ्लावर 1 टू फ्लावर 2, तो ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कैन अकर थ्रू विंड, इंसेक्ट्स और अदर एजेंट्स। ऑल ऑफ दीज आर नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। एग्जाम्पल आपका मेज प्लांट हो गया, ठीक है। आपका भाई साहब ये हो गया, द पॉलन ग्रेन स्टिक टू द विंग्स, लेग्स एंड प्रोबॉस्किस ऑफ द इंसेक्ट्स। तो ये किसी में भी स्टिक कर जाते हैं। ये किस में स्टिक कर सकते हैं? विंग्स में स्टिक कर सकते हैं, लेग्स में स्टिक कर सकते हैं, या प्रोबॉस्किस ऑफ द इंसेक्ट्स में भी स्टिक कर सकते हैं, ठीक है। द पॉलन ग्रेन्स स्टिक टू द विंग्स, लेग्स एंड प्रोबॉस्किस ऑफ द इंसेक्ट्स, ठीक है। तो कहीं पे भी भाई साहब ये स्टिक कर जाएंगे। स्क्विरल्स, बैट्स, वाटर, ठीक है, ये सारी चीजों पे भाई साहब these are all basically pollinating agents. ये सब के सब भाई साहब क्या हो जाएंगे? pollinating agents. So with the help of these pollinating agents, the pollen grains are transferred from one place to another, ठीक है।
कौन सा चला था? फिफ्थ वाला, हाँ फिफ्थ वाला चला था, 13 12 हो गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन अ सूटेबल स्टिग्मा। सूटेबल स्टिग्मा मतलब देखो किसी एक स्पीशी का फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर किसी दूसरे स्पीशी पे लैंड कर जाए तो वो सूटेबल नहीं होगा, है ना। एक स्पीशी के ही प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है। तो एक स्पीशी के ही प्लांट के पॉलन ग्रेन्स अगर दूसरे के स्टिग्मा पे लैंड करते हैं तभी जाकर आपका पॉलिनेशन हो सकता है। आफ्टर द पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन अ सूटेबल स्टिग्मा, ठीक है। सूटेबल स्टिग्मा मतलब तो व्हाट विल बी दिस सूटेबल स्टिग्मा? सूटेबल स्टिग्मा हियर मींस सेम स्पीशी, ठीक है, सेम स्पीशी। इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स विच आर इन द ओवरी। तो ये आपका पॉलन ग्रेन हो गया भाई साहब, ठीक है, ये ओवरी तक इसको पहुंचना है, तो इट विल बेसिकली रीच द ओवरी। 2 मेल गैमेट्स अपीयर एट दिस पॉइंट इन द पॉलन ट्यूब। तो आपका भाई साहब कैसा होता है? एक ट्यूब सा बन जाता है, ऐसे ट्यूब ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये मेल गैमेट्स हो गए भाई साहब, दीज आर 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा, द पॉलन ट्यूब गोज थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल बाय डिसॉल्विंग द टिश्यूज एंड रीचेस द ओवरी। तो ये भाई साहब ये ओवरी तक पहुंचता है, इसको हम बोलेंगे पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ग्रेन से भाई साहब पॉलन ट्यूब निकला और ये पॉलन ट्यूब भाई साहब कहां तक पहुंच रहा है? ओवरी तक पहुंच रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द पॉलन ट्यूब, ठीक है। ऑफ दीज वन स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द एग सेल, ठीक है, एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस। तो भाई साहब ये न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। सो ये आपका भाई साहब एक स्पर्म सेल गया और ये न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। दिस विल फेस व्हाइल द अदर स्पर्म न्यूक्लियस मूव्स towards the 2 polar nuclei in the central cell and fuses with them। तो दूसरा वाला जो क्या होगा, ये पोलर न्यूक्ली है सेंटर में, इसके साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, इसके साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। सो ये आपका दूसरा वाला आया एंड इट विल बेसिकली फ्यूज विद दीज 2। समझ में आ रहा है? तो आपके ऑफ दीज 1 स्पर्म न्यूक्लियस, तो आपके 2 स्पर्म न्यूक्लियस थे, 1 स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द एग सेल में एंटर करेगा एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। while the other sperm nucleus moves towards the 2 polar nuclei, ये आपके पोलर न्यूक्ली है in the central cell and fuses with them। तो इसके साथ भाई साहब फ्यूज कर जाएगा। Thus 3 nuclei together produce the endosperm nucleus। तो ये एक और ये 3, तो इसके साथ क्या हो जाएगा भाई साहब? They will produce the endosperm nucleus, they will produce the endosperm nucleus, ठीक है। So all together they have occurred 2 fertilizations, 2 fertilization होता है। This is known as double fertilization। यहाँ पे एक fertilization हुआ और यहाँ पे एक fertilization हुआ, ठीक है। This forms the endosperm। One sperm nuclei fuses with egg cell nucleus, ठीक है। One sperm nuclei fuses with egg cell nucleus, the other sperm nuclei fuses with 2 polar nuclei together, 2 polar nuclei के साथ, ठीक है। After fertilization the flower has served its purpose। तो अभी भाई साहब फ्लावर का काम क्या था? पॉलिनेशन करवाना। पॉलिनेशन करवाने के लिए उसको अट्रैक्टिव बनना पड़ा, उसको भाई साहब सेंट वाला बनना पड़ा, उसको नेक्टर वाला बनना पड़ा, जिसके वजह से इंसेक्ट्स आए और पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुआ, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्लावर हैज सर्व्ड इट्स पर्पस, तो उसका पर्पस भाई साहब फुलफिल हो जाता है। द पेटल स्टेमन स्टाइल एंड स्टिग्मा विटर एंड जनरली फॉल ऑफ, तो उसके बाद उसकी जरूरत नहीं रहती, तो ये सूख कर गिर जाता है, ठीक है, इट विल फॉल ऑफ। तो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स ये ऑल विल बेसिकली विटर अवे एंड ड्राई ऑफ। द ओवरी इनलार्जेस, अभी ओवरी में फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ये भाई साहब क्या बनेगा? फ्रूट। दिस विल एनलार्ज एंड फॉर्म द फ्रूट, ये हो गया आपका फ्रूट बॉल। ओव्यूल्स बिकम द सीड्स, ओव्यूल्स भाई साहब हो जाएंगे आपके सीड्स। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रायो, तो इसी सीड में आपका फ्यूचर प्लांट रहेगा या एम्ब्रायो रहेगा, ठीक है। एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, तो ये भाई साहब सीडलिंग में डेवलप हो जाएगा अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब जर्मिनेशन, मतलब नए प्लांट का उगना, नए प्लांट का उगना, ठीक है। सिक्स हो गया अभी। Reproduction in human beings. So all of us know that our bodies change as we become older.
दिस चेंज अकर्स इन वेरियस फेजेस नोन एज ग्रोथ फेजेस। तो हमारे भाई साहब अलग अलग ग्रोथ फेजेस होते हैं। फ्रॉम बर्थ टू एज 10 to 12 years वी आर रिगार्डेड एज इन्फेंट्स और चिल्ड्रन, ठीक है। तो लेट अस नोट द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस दैट अकर इन बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन रेट ऑफ ग्रोथ हायर, फिजिकल ग्रोथ ऑफ बोन्स मसल्स एक्सेट्रा, ठीक है। आपका भाई साहब रेट ऑफ ग्रोथ इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। चेंजेस इन गर्ल्स, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, ठीक है। अक्वायर एंड देन लूज मिल्क टीथ एंड अगेन अक्वायर न्यू वंस। आप सबके भाई साहब दांत एक बार गिर चुके हैं बचपन में, सारे दांत आपके गिरे थे, तो दीज आर नोन एज मिल्क टीथ, हम सबके गिरे हुए हैं, और फिर से वो नए टीथ अक्वायर हुए हैं। अक्वायर एंड देन लूज द मिल्क टीथ एंड अक्वायर द न्यू वंस, तो नए दांत निकलते हैं भाई साहब, ठीक है। Changes in the boy, increase in height, increase in weight, again acquire and then lose milk teeth and again acquire new ones, ठीक है। स्टेज चाइल्डहुड का स्टेज है भाई साहब। लेट अस लर्न अबाउट द सेकंड स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस दैट अकर इन गर्ल्स एंड बॉयज। तो अभी हम सेकंड स्टेज की बात करें। 11 to 18 ईयर्स, तो 11 साल तक लगभग दोनों का ग्रोथ सेम है, ठीक है। सेम वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इंक्रीज इन हाइट होगा, इंक्रीज इन वेट होगा, ठीक है। और क्या होगा भाई साहब, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ, ठीक है। टीथ भाई साहब आपका रिप्लेस होगा नेचुरली दोनों में। 11 से 18 में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है। 11 से 18 के बीच में, या 11 to 18 and 21 ईयर्स इन बॉयज यू विल सी, ठीक है। बॉयज का ग्रोथ थोड़ा स्लो है एज कंपेयर टू ग्रोथ ऑफ गर्ल्स, ठीक है। 11 to 18 इन गर्ल्स एंड 21 इन बॉयज, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ, बॉडी इज ग्रोइंग टू इट्स अडल्ट साइज, द मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ठीक है। So changes in girls, hair grows in armpits, genital areas between the thighs, legs and arms, ठीक है। External organs of reproduction, ठीक है। Genital areas become darker in color, ठीक है, due to excessive melanin pigment। तो जितने भी आप genital areas होते हैं, they become darker in color क्योंकि यहाँ पे excessive melanin होता है, ठीक है। Skin becomes oily and may develop pimples। तो आप बोलते हैं ना भाई, जैसे मुंह में दाने आ गए, मतलब आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल चालू हो गया है, ठीक है। सो स्किन बिकम्स ऑयली एंड मे डेवलप पिंपल्स। कहीं कहीं पे भाई साहब पिंपल्स डेवलप होते हैं, कहीं कहीं पे नहीं होते। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। ओके, चेंजेस इन गर्ल्स, ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एंड द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। तो आपके ये मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन के बाद बच्चे की पैदाइश होगी और बच्चे को हमें मिल्क फीड करना रहेगा, ठीक है। सो डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगा, ठीक है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल इज बेसिकली द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली होता क्या है, फीमेल्स में पहले से ही एग्स रहते हैं। जैसे मेल्स में क्या होते हैं कि स्पर्म्स मैन्युफैक्चरिंग चालू होती है आफ्टर दे अटेन प्यूबर्टी। एक फीमेल, एक बच्ची जब अपने माँ के पेट में होती है तभी उसके अंदर oocytes आ जाते हैं। oocytes मतलब एग्स, ठीक है। और ये जो एग्स हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 45 से लेकर 47 ईयर्स जब उसका रहेगा तब तक ये निकलेंगे। जैसे प्यूबर्टी में आती है फीमेल तो उसके प्यूबर्टी के एज में ये एग हर मंथ रिलीज होगा, ठीक है। दिस एग विल बी रिलीज्ड इफ दिस एग is fertilized by a male sperm, तो फर्टिलाइजेशन होगा, बच्चा तैयार होगा, ठीक है। इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन इट विल मूव आउट ऑफ द फीमेल्स बॉडी। ये भाई साहब फीमेल के बॉडी से मूव आउट कर जाएगा, और जब ये मूव आउट करेगा तो उसके साथ साथ देखो फीमेल्स में होता क्या है। सो दिस इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे आपके एग्स जनरेट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली where the eggs are generated। तो ये भाई साहब एग्स जनरेशन का प्लेस है। यहाँ पे एग्स जनरेट होते हैं, एक एग पर मंथ जनरेट होता है, ठीक है। आफ्टर शी अटेन्स, तो आप अगर देखोगे भाई साहब फ्रॉम एन एज ऑफ 15 टू अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर्स, 45 ईयर्स बोलते हैं हम इसको, 1 एग पर मंथ इज जनरेटेड, 1 एग पर मंथ इज जनरेटेड, ठीक है। ये जो एक एग पर मंथ जनरेट हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे। तो अभी एक एग पर मंथ जनरेट हो रहा है, तो अभी देखो एक एग जनरेट हुआ, ठीक है। तो जैसे ये एग जनरेट होगा फीमेल के इस पोर्शन में क्या हो जाएगा, देयर विल बी ब्लड डिपोजिशन, ठीक है। मतलब देखो बच्चा अगर होगा तो उसको लैंड करना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है। जैसे अगर आप सो रहे होंगे तो आपको तकिया लगेगा, है ना। अभी बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा,
तो बच्चे का डेवलपमेंट इस जगह पे होगा। तो इसीलिए फीमेल्स में अपने आप ही यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग, दिस इज नोन एज एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग। तो यहाँ पे एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग तैयार हो जाती है। ये एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग क्यों होती है? क्योंकि ये जो एग आएगा ये भाई साहब जाएगा कहाँ? यहाँ पे लैंड करेगा और बच्चे का डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, then along with this endometrium lining this egg moves out through menstrual cycle। ये एग भाई साहब अपने ये इस लाइनिंग के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल से मूव आउट कर जाता है, ठीक है। सो ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में चालू हो जाता है आफ्टर। तो इनका एक जैसे ये चालू होगा, ठीक है, जैसे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होगा इसको हम बोलते हैं मेनार्क, ठीक है, दिस इज नोन एज मेनार्क। और अप्रोक्सीमेटली जैसे देखो आप अलग अलग जगहों पे मतलब जनरली अगर आप देखोगे कोल्ड कंट्रीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स एट अ लेटर एज, लेट्स से कभी कभी भाई साहब 15-16 तक पहुंच जाता है, ठीक है। बट जनरली 11-12 ईयर्स हॉट टेम्परेट क्लाइमेट्स में जैसे हमारे इंडिया में है 11-12 ईयर्स से आपका भाई साहब ये चालू हो जाता है, ठीक है। एंड इट कंटिन्यूज अंटिल अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर्स ऑफ एज। 45 ईयर्स ऑफ एज मतलब ये 45 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा? मेनोपॉज चालू हो जाएगा, मेनोपॉज चालू हो जाएगा, ठीक है। मेनोपॉज मतलब देयर आर नो मोर एग्स लेफ्ट, ठीक है। तो मतलब फीमेल विल नो लॉन्गर बी एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड इवन इफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हैपेंस, ठीक है। तो देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। कुछ चीजें जो जाननी जरूरी है कि फीमेल्स में भाई साहब जो हॉर्मोन्स होते हैं वो होते हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन ये आपके फीमेल हार्मोन्स होते हैं। और मेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं वो एक ही है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये इसको पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो एवरी मंथ देयर इज अ रिलीज ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग एंड द एंटायर एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग व्हिच हैज डेवलप्ड। अगर प्रेगनेंसी होती है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा भाई साहब? जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग डेवलप हुई थी वो अभी यूज में आ जाएगी और उसी पे भाई साहब बच्चे का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो नाउ द एग इज नॉट गोइंग टू मूव आउट, नीदर द एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग इज गोइंग टू मूव आउट फॉर अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। ये जो 9 मंथ्स का पीरियड है इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। This is known as a gestation period. That is the development of the individual inside the mother's womb. ठीक है। हमारे humans में जो fertilization है that is internal and the gestation that is development of the individual is also inside the mother's womb. Clear है? Are we clear on this one people? ठीक है। So these are certain terms that are there. ठीक है। तो देखो सब चीजें साथ ही साथ हो रही हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इज बेसिकली टू डू व्हाट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट the moment fertilization happens within 9 months the child will be born and the child for the next 6 months is going to be only dependent on mother's milk. There's nothing else that can be fed to the child, ठीक है। So ये mother's milk को होने के लिए भाई साहब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। begins to menstruate, periodic loss of blood from the body of female starting from puberty। हमारे देश में देखो ये पीरियड्स को एक मतलब सोशल स्टिग्मा मानते हैं हम। ऐसा माना जाता है कि आप मंदिर वगैरह नहीं जा सकते या वो अभी उन मान्यताओं का मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैं बोलता हूं कि ये जो पीरियड्स है दे आर नॉट अ कर्स, दे आर अ बून, ठीक है। आप अगर देखोगे ये मतलब कोई भी प्यूबर्टी अटेन की हुई वुमेन अगर डॉक्टर के पास किसी भी इलाज के लिए जाते हैं तो उन लोग पहला क्वेश्चन पूछते हैं यही कि आर पीरियड्स रेगुलर। पीरियड्स अगर रेगुलर नहीं है तो मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए। देखो ऐसे समझो, ठीक है, फीमेल्स में पीरियड्स होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज, ठीक है। अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है भाई साहब, तो पीरियड्स में उसका असर पड़ेगा, ठीक है। मेल्स में ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। सो फीमेल्स एट अ बेटर एडवांटेज, ठीक है, इफ दे आर बेसिकली अलर्ट अबाउट देयर पीरियड्स। ये पीरियड्स जो उनके हर महीने होते हैं इससे दे आर एट अ बेटर एडवांटेज, क्योंकि अगर पीरियड्स रेगुलरली नहीं हो रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम और हेल्थ का चेकअप वो करा सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर मेल्स के अंदर ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है।
हमारा भाई साहब जैसे मेरा कोई जान पहचान का दोस्त है, दैट पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड, उसके हार्ट का प्रॉब्लम था, उसको मालूम ही नहीं था, ठीक है। सो अ पर्सन हु इज जस्ट 35 years ऑफ एज बेसिकली एक्सपायर्ड। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियोडिक लॉस फ्रॉम ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल स्टार्टिंग फ्रॉम प्यूबर्टी, ठीक है। सो चेंजेस इन बॉयज भाई साहब क्या हो जाएगा, हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स, जेनिटल एरियाज बिटवीन थाइज, लेग्स एंड आर्म्स, तो ये सब आपके प्यूबिक हेयर आ जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जेनिटल एरियाज बिकम डार्कर इन कलर, ठीक है। स्किन बिकम्स ऑयली एंड मे डेवलप पिंपल्स, तो अगर आप देखोगे तो स्किन में पिंपल्स आ सकते हैं क्योंकि ऑयली बन जाते हैं स्किन, और ये पिंपल्स का आना एक दोनों में ही होता है। ग्रोथ ऑफ थिकर एयर ऑन फेस, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच, ठीक है। वॉइस बिगिंस टू क्रैक, तो आप देखोगे एक अचानक भयानक में मतलब स्पेशली लड़कों का वॉइस पटाख से चेंज हो जाता है। पहले बच्चों वाला वॉइस है, अचानक से भाई साहब एक नया वॉइस चालू हो गया, ठीक है, उनके वॉइस में एक भारित्व आ जाएगा, ठीक है। सो वॉइस बिगिंस टू क्रैक, ठीक है, उनका वॉइस बेसिकली क्रैक होने लगता है। क्रैक होने लगता है मतलब अभी एक डीपर और डेंसर वॉइस हो जाएगा, ठीक है। इट विल एक्चुअली डेवलप इनटू अ डीपर एंड डेंसर वॉइस। पेनिस बिगिंस टू बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट, ठीक है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ फ्लो ब्लड इन द टिश्यूज ऑफ द पेनिस इन दिस स्टेज। तो पेनिस बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो और इसको प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए देयर हैज टू बी अ ब्लड फ्लो, ठीक है। तो स्टेज 1 प्यूबर्टी, द स्टेज ऑफ अटेनिंग अ सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो प्यूबर्टी मतलब एक ऐसा एज है जहां पे सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं बोथ द पार्टीज, ठीक है। ओके, प्यूबर्टी इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट इमोशनल शिफ्ट्स ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ स्पेशल हार्मोन्स एज देयर इज मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। आप जिस एज से गुजर रहे हैं, अक्सर मतलब देखो बच्चों का क्या होता है, जब पेरेंट्स आते हैं हमारे पास तो पेरेंट्स टीचर्स को बोलते हैं अरे ये बहुत खेलने में मन है इसका, ऐसा अगर रिजल्ट खराब हो रहा होगा तो, ठीक है, यही जनरल फीडबैक रहता है, ये बहुत खेलने में बहुत चंचल है, ऐसा ही है। द मोमेंट यू कम टू योर एज, ज़्यादा करके पेरेंट्स का फीडबैक कर रहा है ये तो भाई साहब उल्टा सीधा जवाब देते हैं, पहले तो ऐसा नहीं था, अभी बड़ा एटीट्यूड हो गया है इसको, कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है, या सुनती ही नहीं है, ऐसे फीडबैक होंगे, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, तो मतलब आप साइंटिफिकली इस चीज़ को सोचिए कि चलिए खेलना कूदना या मतलब बच्चों वाला बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है आपके अंदर, ठीक है। तो पेरेंट्स को आप अचानक से जवाब देने लगते हैं या पेरेंट्स को कन्फ्रंट करने लगते हैं। सो देखिए मॉरल साइंस ये बोलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन साइंस ये बोलता है कि ये होगा, ठीक है। मॉरल साइंस विल से दैट इट शुड नॉट हैपन। आप अपने पेरेंट्स को बैक आंसर ना करें या उनके साथ भाई साहब कोई कन्फ्रंटेशन ना करें, ये सब तो मॉरल साइंस बोल रहा है, लेकिन साइंस बोल रहा है कि आप इस समय बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस आपका माइंड रिलेटेड नहीं है, स्ट्रेस आपका बॉडी रिलेटेड है। एक मतलब हम बोल सकते हैं कि हार्मोन्स की बाढ़ आ गई है, सारे हार्मोन्स जितने भी ग्लैंड्स हैं आपके अंदर वो सब अभी एक्टिवेट हो गए हैं, और ये जो है इसको संभालने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लगभग 4-5 साल लग जाएंगे आपको बिफोर योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट, ठीक है। आपके सारे हार्मोन्स जो अभी तक एक्टिव नहीं थे अभी एक्टिव हो गए हैं, और ये आपके अंदर बहुत उथल पुथल करेगा। सो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये होता है कि साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दिस इज़ एन एज ऑफ इमोशंस। आप देखोगे जितनी बुरी लतें हैं ड्रग्स वगैरह की इस एज में होती हैं, ज़्यादा करके क्राइम्स जो है तो इस एज में होते हैं, ठीक है। कोई भी आपको मोटिवेट कर सकता है कोई क्राइम करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी जो करते हैं वो इसी एज के लोगों को फंसाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे लोगों को फंसाना आसान है बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल, ठीक है। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आपके बॉडी में भाई साहब बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बहुत ज़्यादा चेंजेस और एकाएक चेंजेस हैं अचानक भयानक में। इस चीज़ को ठंडा होने में भाई साहब 6-7 साल लग जाते हैं। बाय द टाइम यू अटेन एन एज ऑफ 25-26 योर बॉडी इज अकस्टम्ड टू ऑल दीज हॉर्मोन्स विच आर गेटिंग प्रोड्यूस ऑल एट वंस, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे अभी आप अकस्टम्ड नहीं है और सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। सो प्यूबर्टी इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट इमोशनल शिफ्ट्स। तो ये आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और प्रॉब्लम ये होता है कि पेरेंट्स और बच्चों में डिस्कनेक्ट इसलिए होता है कि पेरेंट्स अभी तक बच्चों को एक तरीके से ही देख रहे हैं, वो उनके बच्चे ही हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी डेवलपमेंट हो गया है, अभी उनका भी एक इंडिपेंडेंट सोच हो गया है, उनके अंदर भी, ठीक है, वो सारे हार्मोन्स आ गए हैं। तो
इसके लिए इनका एक थोड़ा सा बैकफायर होता है, ठीक है। पेरेंट्स का वही एटीट्यूड है बच्चों की तरफ, पेरेंट्स का एटीट्यूड अगर चेंज नहीं होगा बच्चों के एज के साथ तो भाई साहब क्लैश होगा, ठीक है। इफ पेरेंट्स का एटीट्यूड अगर बच्चों के एज के साथ, जिस तरह से बच्चे को हम एक डांटते हैं वैसे हम एक प्यूबर्टी एज क्रॉस करते हुए बच्चे को नहीं डांट सकते। जिस तरह से हम एक बच्चे को फटकार लगा देंगे एक प्यूबर्टी एज क्रॉस करे हुए बच्चे को हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक इंडिपेंडेंट सोच हो गया है, डेवलप हो गया है, और इसीलिए भाई साहब क्लैश होगा। हर फैमिली की कहानी है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। सो ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ स्पेशल हार्मोन्स, तो फीमेल्स में कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। दीज आर द टू हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर द फीमेल हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड। मेल्स में कौन से होते हैं भाई साहब? टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट होती है। तो ये हार्मोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और इन हार्मोन्स के चलते बॉडी में बहुत सारे और आपके मूड स्विंग्स में भी बहुत सारा असर आता है, ठीक है। देयर इज अ लॉट दैट हैपेंस आउट देयर। फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी फिजिकली मैच्योर हो सकता है, हो जाएगा ही, ठीक है। सो बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। एज 18 ऑनवर्ड्स इन गर्ल्स एंड 21 ऑनवर्ड्स इन बॉयज। बॉयज में थोड़ा सा जो आपका डेवलपमेंट है इट इज अ लिटिल स्लो साइकिल, सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट विल बेसिकली एज 18 ऑनवर्ड्स इन गर्ल्स एंड 21 ऑनवर्ड्स इन बॉयज, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, ठीक है। Body is physically ready to reproduce. Ready to reproduce, it happens by two individuals joining their bodies together for internal transfer of germ cell for fusion. So basically male gametes, that is sperms, are transferred into the female reproductive system. The transfer of sperms from the body of male to the body of the female will happen. Okay? So everybody at your age is basically looking out for a partner. और ये natural होगा, ठीक है? This will be natural to everyone. Adult हुड में जब हम आ जाते हैं तो धीरे धीरे हम बेसिकली हमारा बॉडी अकस्टम्ड हो जाता है इस हार्मोनल ग्रोथ को हैंडल करने के लिए। सो आवर बॉडी बिकम्स स्लोली एंड स्टेडीली अकस्टम्ड टू हैंडल दिस हार्मोनल ग्रोथ। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक एक जद्दोजहद चलती रहती है और तब तक एक स्ट्राइक होता रहता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एट योर एज यू रियलाइज द साइंस बिहाइंड योर इमोशनल टर्मोइल। आपके अंदर जो इमोशनल टर्मोइल अभी चल रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अभी एक्टिवेट हो चुके हैं और मतलब आपके अंदर हार्मोन्स की बाढ़ आ चुकी है। तो उसको बहुत रैशनली आपको हैंडल करना है, ठीक है। आपके फिसलने की उम्र यही है। अगर किसी को कोई फिसलता है तो इसी उम्र में फिसलता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आप अपने पीक में हैं, आपके इमोशनल लाइफ के आप पीक में हैं, ठीक है। इसके बाद आपका रैशनल लाइफ होगा, आप फिर सोचने लगोगे चीज़ों को, लेकिन अभी आप इमोशनल लाइफ में हैं, ठीक है। और पेरेंट्स को हमको ये समझना है, दोनों को समझना है, ठीक है। आपको ये समझना है कि आपके अंदर केमिकली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ केमिकल थिंग्स, एवोल्यूशंस दैट आर हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। एट द सेम टाइम द पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट द किड दैट दे वर डीलिंग विद, ठीक है, बिफोर ही और शी क्रॉस दैट प्यूबर्टी इज नॉट द सेम एनी मोर। ही और शी इज़ नॉट अ किड एनी मोर, ठीक है। सो उस तरह से मेच्योर्ड लेवल की कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए, या मेच्योर्ड लेवल की जो भी आपका आपस में कॉन्वर्सेशन होना चाहिए वो एक मैच्योर्ड लिमिट पे होना चाहिए। फिर से वैसा नहीं हो सकता। अभी आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे टाइम पे मेरी मम्मी तो अभी भी अगर मिलेगा तो वो बाल्टी से मेरे को मारेगी, मतलब ऐसा ही है, ठीक है। क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा ही था, उनके टाइम पे भी ऐसा ही था। लेकिन अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है, और होना ही चाहिए बिकॉज दिस, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर भटकते हैं लोग तो इसी एज में भटकते हैं, क्योंकि आपके अंदर हार्मोन्स की बाढ़ आई हुई है। पूरी हार्मोन्स, सारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है वो एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स व्हिच वर नॉट एक्टिव प्रायर टू द एज ऑफ प्यूबर्टी, नाउ ऑल हैव बिकम एक्टिव, एंड दिस माइट क्रिएट अ लॉट ऑफ इमोशनल एज वेल एज टर्बुलेंस, ठीक है। ओके, वी विल कंटिन्यू विद दिस फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर योर